दे सकते हैं। दिया गया है कि दुकानदार जो है पंखे का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो देखिए 50% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब है कि 50% का फ्रैक्शन 1/2 होगा, यानी अगर क्रय मूल्य इसका 2 है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, 3 होगा। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। अगर क्रय मूल्य 2 है तो अंकित मूल्य क्या होगा, 3 होगा, 50% अधिक होगा। अब कह रहे हैं कि उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 10% का फ्रैक्शन होता है मेरे भाई 1/10, यानी अगर अंकित मूल्य 10 है तो मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 होगा। अब हमें पता है कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मिलेगा, हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर इन दोनों को गुना कर दीजिए तो ये 20 हो जाएगा, और इन दोनों को गुना कीजिए तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा। यानी ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, ये हमारा क्रय मूल्य है, और ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 56 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। लाभ 56 रुपए का हो रहा है रियल में, बट रेशियो में लाभ कितना हो रहा है, तो क्रय मूल्य अगर 20 है और विक्रय मूल्य 27 है तो यहां पे जो प्रॉफिट है वो 7 है, लेकिन 7 की जो रियल वैल्यू है वो कितनी है मेरे भाई, 56 है। 7 का मतलब क्या है, 56 है, तो 7 8 56, 1 यूनिट का मतलब 8 हो गया, 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य, तो मेरे भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 50% अधिक है। क्रय मूल्य आपका 20 है, तो क्रय मूल्य अगर 20 है तो अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य मेरे भाई कितना होगा, इससे 50% ज्यादा मतलब कि 30 होगा, 50% ज्यादा मतलब 30 होगा। तो ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, और ये मेरे भाई अंकित मूल्य हो गया। अब इसी का में रियल वैल्यू बताना है, इसका रियल वैल्यू बताना है। तो 1 यूनिट का मतलब अगर 8 है तो 30 यूनिट का मतलब क्या होगा, 8 से गुना करेंगे, 8 त्रिका 24, 240, यानी इसका अंकित मूल्य कितना होगा, 240 होगा। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही जवाब होगा। क्या ये सवाल सभी को क्लियर है? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है जो आपके पेपर में आना ही आना है, इस टाइप का सवाल। अगला सवाल आपके लिए मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 93 से विभाजित है यानी डिवाइड होगी, ये आपको पता करना है। तो आप बोलेंगे सर 93 का मतलब होता है 3 इंटू 31। तो पहले हम देखेंगे यहां पे कि 3 से कटने वाली संख्या कौन है, जो 3 से कटेगी और जो 31 से कटेगी वही 93 से कटेगी। तो पहले 3 से डिवाइड होने वाली संख्या पता कीजिए। तो आप बोलेंगे सर 3 से अगर हम देखें तो ये संख्या 3 से कट रही है क्या, 9 आपका है, और ये 6 है, 5 4 9 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। ये 3 से कट रही है, मतलब ये आंसर हो सकता है। उसके बाद यहां पे हम देखेंगे ये भी 3 से कटेगा, और 8 7 15 5 5 10 8 18 ये भी 3 से कट रहा है, ये भी पॉसिबल है। यहां पे हम देख रहे हैं कि ये आपकी जो है 5 5 10 और 8 18, ये संख्या 3 से नहीं कट रही है क्योंकि 1 यहां पे रह जा रहा है, तो ये 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये आपका 3 से कटेगा, 8 2 10 और 5 15, ये आपका 3 से कटेगा, 8 2 10 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये भी 3 से नहीं कटेगी संख्या। तो हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया कि ये 3 और 4 ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। अब ये 1 या 2 इन्हीं में से कोई हमारा आंसर होगा। अभी हमें पता करना है कि अब इन दोनों में से कौन ऐसी संख्या है जो 31 से डिवाइड होगी। 3 से तो दोनों डिवाइड हो रही है, अब 31 से कौन डिवाइड होगी। तो 31 का ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि 31 से कोई संख्या कब कटती है, 31 से कोई संख्या कब कटती है। तो 31 में से आप 1 माइनस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। अब आपको पता है कि सर 30 के सेकंड डिजिट पे क्या है, 3 है। अब इस 3 से हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 से हम क्या करेंगे, 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 त्रिका 21 होगा, और 21 को रिमेनिंग में से माइनस करेंगे। तो रिमेनिंग कितना है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर 8 5 और 6 4 9, ये रिमेनिंग डिजिट है। 7 को छोड़ करके बाकी संख्या इतनी है। अब इसमें से हम क्या करेंगे मेरे भाई, 7 त्रिका 21, 21 को माइनस करेंगे। ये माइनस साइन हमें बता रहा है कि हमें इसमें माइनस करना है। तो जब माइनस कीजिएगा मेरे भाई तो यहाँ पे 8 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, और ये 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, लास्ट डिजिट में इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 त्रिका 24 होगा। 24 को रिमेनिंग में से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 24 को। तो 24 माइनस कीजिएगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 हो जाएगा।
5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा 8 होगा। फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से, 8 त्रिका 24, 24 को इसमें से माइनस करेंगे, 24 को माइनस कीजिएगा, 13 में से 4 जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 9 त्रिका 27, 27 इसमें से माइनस करेंगे, 27 माइनस कीजिएगा, 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये 55 क्या 31 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, मतलब ये संख्या 31 से डिवाइड नहीं होगी। अगर ये संख्या 31 से डिवाइड नहीं होगी तो एक ही ऑप्शन बचा ये, यानी यही वाला आपका जवाब होगा। इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसे चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। एक बार हां या ना कमेंट करके बताइए, आप में से कितने बालक हैं जिनको समझ में आया, आप में से कितने बालक हैं जिनको ये क्लियर हुआ। तो मेरे भाई ये बहुत ही बढ़िया सा तरीका है जो अभी आपको बताया गया कि किसी भी नंबर को अगर आपको पता करना हो कि वो 31 से डिवाइड होगी कि नहीं, 41 से डिवाइड होगी कि नहीं, 51 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, उसमें से 1 माइनस कीजिए, और जो संख्या आया उसके सेकंड डिजिट में क्या है 3 है या जो भी है, उससे क्या करना है, लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करना है, और बाकी शेष डिजिट में से माइनस करना है, और एंड में जो संख्या आपको मिलेगा, अगर ये संख्या 31 से अगर ये कट जाती तो इसका मतलब है कि ये संख्या 31 से कटती, बट ये 31 से नहीं कट रही है, मतलब ये संख्या 31 से नहीं कटेगी। अब ये सेम प्रोसेस अगर हम इसमें लगाएंगे तो हमें लास्ट में जो संख्या मिलेगी वो 31 से कटती हुई दिखाई देगी। तो जब हमें पता चल गया कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट है तो इसे चेक करके टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है जो आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस पे मैंने पहले भी आपको सवाल कराया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्त। ये आपको पहले देखना है कि सर ये ट्रिपलेट है, अगर ये ट्रिपलेट होगा तो मेरे भाई क्या होगा, सवाल आसान हो जाएगा। अब ट्रिपलेट पता करने के लिए आपके पास क्या तरीका है, तो आप बोलेंगे सर अगर हम देखें कि ये 3 से संख्या कट रही है, 3 से कटती हुई दिखाई दे रही है, अब ये 16 3 48, अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 6 18, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसको 3 से काटिएगा तो 3 से 16 3 48 हो जाएगा, और मेरे भाई 3 से इसको काटेंगे तो 3 से करेंगे 3 6 18 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब आपको पता है कि सर जो 63 16 और 65 ट्रिपलेट होता है, 63 16 और 65 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। जब हमें पता चल गया कि ये ट्रिपलेट है तो इसी का 16 गुना ये है, इसी का 16 गुना ये है, इसी का 16 गुना ये है, मतलब ये भी ट्रिपलेट है। जब ये ट्रिपलेट है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हमें सिंपल तरीका क्या करना होता है, इन तीनों में बड़ी भुजा को हटा दीजिए, इसको हटाइए, इसका काम नहीं है। अब इन दोनों में से एक भुजा को आधा करके दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों में से एक भुजा को आधा करके दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन दोनों में एक भुजा को आधा करेंगे तो 48 का आधा करेंगे तो 24 आएगा, और 24 में क्या करेंगे 189 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 करेंगे तो मतलब एक भुजा को आधा और दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया और यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम देखें कि यूनिट डिजिट अगर हम चेक करें तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 9 चौका 36, लास्ट में 6 होना चाहिए, और लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन 4 आपके सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन 4 क्या होगा मेरे भाई, आपके सवाल का जवाब होगा। क्या आप ये सभी को क्लियर हो रहा है, क्या आप सभी को क्लियर है? तो हमने यूनिट डिजिट से, इकाई अंक से पता कर लिया कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें एक और तरीका आप लगा सकते हैं कि अगर ये ट्रिपलेट है तो जो हमारा आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। मैंने कल भी एक सवाल आपको कराया था इसी टाइप का कि अगर कोई ट्रिपलेट वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप देखिए कि ऑप्शन में क्या एक ही ऑप्शन है जो 6 से कटने वाला है, तो हमें बस देखना है कि 6 से कटने वाली संख्या कौन है। 6 से कोई संख्या तभी कटेगी जब 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो हम देख रहे हैं कि सर पहले 2 से देख रहे हैं, 2 से एक तो ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब इन दोनों में से 3 से कौन कटेगा ये देख लीजिए, तभी 6 से कटेगा। तो इन दोनों में 3 से कटने वाली संख्या, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 5 4 9 ये भी कट, ये नहीं कटेगा, ये संख्या 3 से नहीं कट रही है, मतलब एक ही ऑप्शन बचा, यही आपका जवाब होगा। ये 3 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है, यहाँ पे ये कट जाएगा, 5 3 8, और 8 में हम यहाँ पे ऐड करेंगे 4 को, 8 4 12, मतलब ये संख्या 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, मतलब 6 से कटेगी।
तो दो तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता चल जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आप देखिए कि क्या ऑप्शन में कोई ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है क्या जो 6 से कटने वाला है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तरीका, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, पेपर में इस पे बहुत ही ज्यादा ट्रिपलेट पे सवाल आ रहा है। चलिए, मेरे भाई कह रहे हैं कि ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 155 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या क्या होगी। तो आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया किसी अर्धगोले का क्या होता है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे किसी अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये दिया कितना गया है, तो 155 दिया गया है। अब यहाँ पे 3 पाई का मतलब क्या होगा, 22/7 और इंटू में आर स्क्वायर। अगर हम मेरे भाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो इसको गुना करेंगे 155 में 7 से गुना करेंगे, अब बटे में 22 तिहाई 66 करेंगे। अगर हमें आर निकालना, केवल अगर हमें आर निकालना है तो आर निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, नीचे में 66 होना चाहिए, नीचे में 66 इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, ये तीनों में से कोई हो सकता है। अब ऊपर में क्या होना चाहिए, देखिए 7 × 5 = 35, ध्यान से देखिएगा, ऊपर का इकाई अंक जो है 5 होगा, ऊपर में जो इकाई अंक होगा वो 5 होगा। 7 × 5 = 35, ऊपर में इकाई अंक यहाँ पे 4 है, ये नहीं हो सकता है, यहाँ पे 7 है, ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे 5 है, ये हमारा आंसर हो सकता है, यहाँ पे 0 है, ये नहीं हो सकता है। हमें पता चल गया कि एक ही ऑप्शन 3 है जो आपका आंसर होगा। आया समझ में। इस तरीके से हमें कैलकुलेशन को आसान करना है, कैलकुलेशन को आसान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप पेपर में बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। कह रहे कि एल एम एन ओ एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एम 102 डिग्री है और एल और एन की स्पर्श रेखा बिंदु पी पर मिलती है, तो एल पी एन का मान क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल हमने बना लिया। अब ये सर्कल जो हमने बनाया, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास एंगल है, इस एंगल में कह रहा है कि ये एम जो है वो कितना दिया गया, 102 डिग्री दिया गया। ये इसको एम मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, ये 102 डिग्री है। और ये आपका एल हो गया, एम हो गया, और ये एन हो गया, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में अब चक्रीय चतुर्भुज बनाना है, और एल एम एन ओ वाला है, ओ इधर कहीं पे मान लीजिए, इसको ओ मान लिया, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब चक्रीय चतुर्भुज में कह रहा है कि एल और एन की स्पर्श रेखा बिंदु पी पर मिलती है। अब एक एल पे स्पर्श रेखा खींचना है और एक एन पे स्पर्श रेखा खींचना है। ये बिंदु कहां पे मिलती है, बिंदु पी पर मिलती है, इसको हमने पी मान लिया। तो बताना है कि एल पी एन का मान क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये आपको पता करना है, ठीक है मेरे भाई। आपको पता है कि ये सर्कल है, तो बीच में कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, इस पॉइंट को हमने सेंटर मान लिया, ओ मान लिया, ठीक है। अगर ये मेरे भाई सेंटर है आपका, तो एक काम कीजिए, पहले अगर सेंटर से इसको मिलाइएगा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा स्पर्श रेखा पे, अगर सेंटर से इसको मिलाइएगा तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा स्पर्श रेखा पे। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारे पास एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। अगर हम इस बिंदु को ओ मान लें, तो इस बिंदु को ओ नहीं, ओ तो हमने मान लिया है मेरे भाई, हम इसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं। अगर हम इसको पी मान लेते हैं, सेंटर को पी मान लेते हैं, तो पी भी हमने माना हुआ है, तो इसको पी ना करके आप इसको कुछ और मान लीजिए, टी मान लीजिए, इस पॉइंट को टी मान लीजिए। तो एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है, टी एल पी एन, एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो इस चतुर्भुज में 4 कोण में से ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, दोनों मिलके 180 हो गया। तो बाकी ये दोनों कोण जो है, ये कोण ये हो गया और एक ये बाकी ये दोनों मिलके 180 होगा, ये दोनों मिलके 180 होगा। तो अगर ये कोण पता चल जाए हमें, तो हम इस कोण को निकाल सकते हैं। तो ये कोण पता करने का आसान तरीका क्या है, समझिएगा। जैसे आपको पता है कि कोई भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है, एल ओ एन एम चक्रीय चतुर्भुज है। तो एम के सामने क्या ओ है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 102 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये कितना बचेगा, 78 डिग्री बचेगा, 78 डिग्री। अगर ये 78 है तो हमें पता है कि ये परिधि पे बना कोण है, इसका डबल क्या होगा, केंद्र पे बना कोण। देखिए यहां पे जो है ये परिधि पे बना कोण है, अब ये केंद्र पे जो कोण बनेगा इसका डबल होगा,
तो 78 का डबल कीजिएगा मेरे भाई तो 100 कितना होगा, 56 होगा। 78 का डबल कीजिएगा तो 156 होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, 156 डिग्री का होगा। तो अगर ये एंगल 156 डिग्री का है तो अब हमें ये एंगल पता करना है। ये एंगल क्या होगा, तो हमें पता है कि ये एंगल P और ये एंगल 156 डिग्री, दोनों मिलके 180 है। ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 होगा। 180 में से 156 माइनस करेंगे तो ये 24 डिग्री आएगा। 24 डिग्री यानी एंगल P होगा, जो कि ऑप्शन 3 आपके सवाल का जवाब होगा। ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है जो इस बार आपके पेपर में पूछा गया है और आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं। वही सवाल मैं करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नए सवाल इस बार बने हैं और उस पे सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, वो सवाल कराया जा रहा है, उसका बेहतर परफेक्ट तरीका आपको बताया जा रहा है। तो मेरे दोस्त, ये क्लास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो वाकई में बढ़िया से तैयारी करके जाना चाहते हैं, बढ़िया से रिवीजन करके जाना चाहते हैं। हल्के फुल्के सवाल तो आपने रिवीजन कर लिए हैं, हल्के हल्के सवाल तो आपने बहुत सारे रिवीजन कर लिए, बट वो इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आएंगे वो करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो अभी जो क्लास में आपको क्वेश्चंस मिल रहा है ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, मतलब एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। मेरे दोस्त, अगले प्रश्न पे आइए, इसका जवाब क्या होगा मुझे बताइए। आवाज वगैरह सबको क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से अब इसका एलसीएम आपको निकालना। तो एलसीएम निकालने का आसान तरीका क्या है कि सर मैं काम करते हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 और 155 का। 155 तो 5 से कटेगा, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 155 होगा। इतना तो क्लियर हो गया हमारे पास। अब 155 हो गया, अब हमारे पास 83 बचा। 83 एक प्राइम नंबर है, तो 83 को और तोड़ नहीं सकते हैं, तो मजबूरन हमें गुना ही करना पड़ेगा, यानी यही इसका एलसीएम होगा। अब रहा सवाल कि सर इसको मल्टीप्लाई करके कौन लिखेगा, इकाई अंक चेक कर लेते हैं। तो 5 3 15, लास्ट में 5 होगा, बट लास्ट में 5 तो सभी ऑप्शन में है। अब यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे दो तरीका हमारे पास है कि हम डीएस लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं, या हम लास्ट का 2 डिजिट चेक कर सकते हैं। लास्ट का 2 डिजिट चेक करने का आसान तरीका क्या है समझिएगा। आप इसमें से 2 डिजिट लीजिए, 83 लीजिए, और इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 55, इसको लीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए। इन दोनों का जो लास्ट का 2 डिजिट होगा वही इसके लास्ट का 2 डिजिट होगा। अब यहां पे कैसे पता करेंगे, तो 5 3 15, 15 का 5 हाथ में 1 बचा, 1 बचा। अब दूर दूर पास पास, अब ये पास पास और दूर दूर गुना करके जोड़ दीजिए। 8 5 40, 5 3 15, 55 और 1 56, 56 का 6, यानी जब इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो डेटा आएगा उसका लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, 65 होगा। लास्ट का 2 डिजिट 65 यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, मतलब ये जवाब होगा। ऑप्शन 4 आपके सवाल का जवाब होगा। तो मेरे भाई, यहां पे आपको एलसीएम निकालने का भी तरीका बताया गया और उसके बाद कैलकुलेशन का भी तरीका बताया गया कि मेरे भाई हम यहां पे लास्ट का 2 डिजिट चेक कर लेंगे, पूरा कौन मल्टीप्लाई करेगा। तो लास्ट के 2 डिजिट पता करके भी आपको आंसर मिल जाएगा। और यहां पे हम डिजिटल सम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन दोनों का डीएस सेम आएगा। देखिए, ऑप्शन 3 का ऑप्शन 4 का डीएस सेम आएगा क्योंकि डिजिट सेम है। जब डिजिट सेम होता है तो डीएस क्या होगा, सेम रहेगा। तो यहां पे हम डिजिटल सम लगा सकते थे, बट हमें 2 आंसर मिलेगा। डिजिटल सम लगाएंगे तो 3 और 4 दोनों मिलेगा, और 3 और 4 मिलेगा तो फिर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे एक ही तरीका हमारे पास है कि लास्ट का 2 डिजिट हम चेक कर ले। पेपर का पूछा गया सवाल है मेरे भाई, ठीक है, आसान सवाल है, बट अगर आप इसका तरीका नहीं जानते हैं तो यही सवाल आपके लिए एग्जाम में डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि ऐसे सवाल जो लगता है कि मैं कर सकता हूं और उसके कैलकुलेशन में अगर आप उलझ गए तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो ऐसे आसान सवालों को आसान करने का तरीका आपको जरूर पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। मेरे भाई कह रहा है कि जब सबसे छोटी धनात्मक संख्या जो 12 15 20 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, तो बताइए कि 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, ऐसे सवालों की अगर आपको प्रैक्टिस पहले से है तो ज्यादा कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि हमें एंड में आंसर क्या मिलेगा, इसी पे डिपेंड करेगा कि हमें 5 को डिवाइड करना होगा 4 से। जब हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। जब आप 5 को मेरे भाई 4 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा, शेषफल 1 आएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, शेषफल 1 आ गया, ये जवाब होगा। बट ये उसके लिए है जो
पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है, बट अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है क्वेश्चन करने का, कि पहले हमें इसका एलसीएम लेना होता है, पहले हमें इसका एलसीएम लेना होता है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, 60 आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई करेंगे, ये संख्या हो गई। अब इस संख्या में हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, शेषफल कितना चाहिए, शेषफल 5 बचता हो, तो शेषफल 5 बचने के लिए 5 आपको ऐड करना होगा। अब ये कंप्लीट संख्या हो गई। अब ये संख्या को डिवाइड करेंगे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि सर 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये तो कट जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। बट जब हम इसी 4 से जब हम इसको 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। 1 और 0 बीच में प्लस है तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो फाइनली रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 आपके सवाल का जवाब होगा। ये हो गया आपका कंप्लीट तरीका हो गया। बट हमें पता है कि सर हमें आइडिया लग जाता है ऐसे सवालों में कि जो आंसर आना है वो बस यही दोनों से आना है, यही दोनों से आना है। बाकी जो दिया गया बस वो टाइम को लगाने के लिए दिया गया है, रिक्वायरमेंट बस इन्हीं दोनों चीजों का है। बट वो प्रैक्टिस के बाद हमें समझ आती है, उसी लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगले प्रश्न पे आइए। एक बेईमान दुकानदार अपना माल उसके लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि बाटा में वजन बेईमानी करता है और 37% कम तौलता है, तो बताइए कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। ये सवाल इतना पॉपुलर हो गया है कि आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, ऐसा सवाल पूछा ही जा रहा है। और ऐसे सवालों का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान होता है, बट कैलकुलेशन में आपको उलझाने की कोशिश की जाती है। उसी कैलकुलेशन से निकलने की कला हमें पता होनी चाहिए। आइए मैं समझाता हूँ। जैसा आपको पता है कि 37% कम वजन तौलता है, यानी 100 ग्राम की जगह पे 37 ग्राम कम देगा, मतलब 63 ग्राम देगा। तो वजन के अनुपात को उल्टा करेंगे तो मूल्य का अनुपात मिल जाएगा, यानी उल्टा कर दिया तो 63 रुपये के सामान को वो 100 रुपये बना के बेच रहा है, यही मतलब है इसका। तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरे भाई, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 37 का, 37 का प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट किस पे हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर वो प्रॉफिट 63 पे हो रहा है, और इंटू में 100 से गुना कर देंगे तो कितने % का प्रॉफिट होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ 37 का, वो किस पे हुआ मेरे भाई, 63 पे हुआ। 100 से हमने गुना कर दिया, 2 जीरो का मतलब 100 से गुना कर दिया। अब इतने % का हमें ओवरऑल प्रॉफिट होगा। अब रहा सवाल कि यहाँ पे बच्चा सॉल्व करने लगेगा, अब डिवाइड करने के चक्कर में पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पता है कि ऊपर में जो डेटा है उसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, इकाई अंक क्या है, 0 है। अब देखिए यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन के ऊपर में 0 बनेगा, पहले देखिए क्या एक ही ऑप्शन है, तो आप बोलेंगे सर 8 त्रिका 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 30, मतलब इसके ऊपर में 0 आएगा। ये जो संख्या कंप्लीट तोड़ने के बाद जो आएगी ऊपर में इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ऊपर वाली संख्या की इकाई अंक 0 आएगा, मतलब ये आंसर हो सकता है क्योंकि ऊपर में 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे 4 3 12, 12 6 18, ऊपर में 8 आ रहा है, ये नहीं हो सकता है। 3 त्रिका 9, 9 6 15, ऊपर में 5 आ रहा है, ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पे अगर हम देखें, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0, 0 में 6 ऐड कीजिएगा 6 हो जाएगा, यानी इसके भी ऊपर में क्या आने वाला है, इसके भी ऊपर में आपको 0 नहीं आने वाला है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और मेरे भाई हमने देखा था कि ये भी नहीं होगा, और आपका ये वाला आंसर होगा। ये समझ में आया। हमने देखा कि एक ही ऑप्शन है जिसके ऊपर में इकाई अंक 0 बन रहा है, क्योंकि 6 त्रिका 8 त्रिका 24 6 30, ऊपर में 0 बनेगा, तो एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। 4 3 12 6 18, ऊपर में 8 बन रहा है, तो ये 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, एक ही ऑप्शन है, मतलब डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे चेक करने में 2 4 5 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। तो ऐसे हमें कैलकुलेशन को आसान करना है ऐसे सवालों में। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग अगले सवाल पे आते हैं, इसका जवाब कह रहे हैं कि मूलधन दिया गया, अर्धवार्षिक रूप से 6% मिश्र धन कितना होगा। देखिए अर्धवार्षिक का मतलब है रेट 3% हो जाएगा। अगर 3% एक साल में 2 बार मिलेगा तो x + y अब +xy/100 लगाइएगा तो ब्याज कितना मिलेगा पता चल जाएगा। तो 3 3 6 और 3 त्रिका 9, यानी 6.09% आपको ब्याज मिलेगा, 6.09% ब्याज मिलेगा। अगर इसको हम 100% में ऐड कर दे तो अमाउंट कितना मिलेगा पता चल जाएगा। तो अमाउंट कितना मिलेगा, 100 में ऐड कीजिएगा 6.09% को, तो 106 क्या होगा 09% हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। देखिए जैसे हमारे पास 3% हो गया ब्याज का दर हर 6 महीने पे, तो 3 3 6
और 3 त्रिका 9, 9 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आ गया, 09 आ गया। यानी ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 6.09%। अब इसको 100% में ऐड करेंगे तो अमाउंट इतना हो जाएगा। अब ये अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हमें पता करना है और हमारा मूलधन दिया गया, तो इसी मूलधन का इतना परसेंट निकाल दीजिए। मूलधन कितना दिया गया, 10,000 दिया गया है। अब इस 10,000 का हम क्या करेंगे मेरे भाई, इतना परसेंट निकालेंगे। तो आप बोलेंगे सर अगर हम देखें परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा और इससे 2 जीरो कटेगा, तो 2 4 जीरो कटेगा, तो 4 जीरो हमने निकाल दिया। तो हमारे पास बचा क्या, 106,009, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10,609 अमाउंट हो जाएगा। 10,609 क्या होगा मेरे भाई, अमाउंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पे आप अपने माइंड में भी ऐसे कैलकुलेशन को कर सकते हैं, अपने माइंड में भी आप ऐसे सवालों को ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त, अब कह रहे हैं कि 48% खाद्य सामान पे अपने आय का, 25% मकान के किराए पे, 12% परिवहन पे, मतलब ये, और बाकी शेष का 60% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। उसके बाद भी उसके पास कितना बचता है ये आपको बताना है। तो अब हम देखें यहां पे, तो अगर हम यहां पे समझें तो उसने खर्च किया 12%, 12 और 48 मिलकर के क्या हो गया, 50, 60 हो गया, और 60 में 25 को ऐड करेंगे, 80, 85%, 85% खर्च कर दिया। तो बचा कितना उसके पास, 15% बचा। अभी जो बचा उसमें से 60% शिक्षा पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 40%। 60% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 40%। उसी के बारे में पूछा गया, तो इसका 40% निकाल दीजिए। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। 2/5 कीजिएगा, 5 3 15, 3 दूनी 6, यानी फाइनली 6% उसके पास बचा। फाइनली उसके पास कितना बचा मेरे भाई, 6% बचा, यानी ऑप्शन 2 आपके सवाल का जवाब होगा। फाइनली उसके पास कितना बचा, 6% बचा। अगले प्रश्न पे आते हैं मेरे भाई, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके लिए, ठीक है। क्लास जो है आपकी जो है 1 बजे शुरू हो जाती है। आदित्य कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आया था। 1 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। क्लासेज आपकी प्रैक्टिस हम लोगों ने लास्ट टाइम में शुरू करी है। प्रैक्टिस तो हमने आपको पिछले 1 साल से करा रहा हूं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसका प्रीवियस ईयर हमने आपको कराया नहीं है। बट ये एंड मोमेंट में जो आपका अब प्रैक्टिस होने वाला है, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालों को प्रैक्टिस कराया जाएगा। और इस प्रैक्टिस से आप यकीनन पेपर में 2-4 सवाल ज़्यादा करके आएंगे, क्योंकि वैसे कॉन्सेप्ट्स, वैसे ट्रिक्स आपको बताए जा रहे हैं जो एग्जाम्स में आना ही आना है। वैसे सवाल जो एग्जाम में आना ही आना है और जिसमें आपको दिक्कत होती है, आप कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं, उन्हीं सवालों को यहाँ पे रखा गया और जो पेपर में पूछा गया है। इस बार देखा गया कि इस तरह के सवाल ज़्यादा एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। तो ये एंड मोमेंट में जो प्रैक्टिस आपकी है, ये आपके पेपर में 2-3 सवाल एक्स्ट्रा कराएगी। चलिए मेरे भाई, कह रहा है कि ये 3 तरह के डिस्काउंट है और इसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। मैंने एक तरीका आपको बताया था कि मेरे भाई जब भी डिस्काउंट दिया गया हो उसमें देखिए क्या 10% है, तो हम देख रहे हैं कि 10% है। अगर 10% है तो इसका जो इक्विवेलेंट परसेंटेज आएगा, जो परसेंटेज आएगा उसका जो डिजिटल सम होगा वो हमेशा 1 होगा। यानी इन तीनों के बदले जो डिस्काउंट हमें मिलेगा, इक्विवेलेंट परसेंटेज जो मिलेगा, उसका डिजिटल सम क्या होगा, हमेशा 1 होगा। उसका डीएस हमेशा क्या होगा, उसका डीएस क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ये 1 कब होगा, जब इसमें कोई ना कोई एक जो है 10% जरूर हो। तो बस आप ऐसे सवालों में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब देखिए किसका डीएस 1 है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 4 12, इसका डीएस 1 नहीं है। 5 4 9, इसका भी नहीं है। यहाँ पे 8 8 16 3 19, 19 का मतलब डीएस 1 है। इसका डीएस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। 8 2 10 4 14, 14 का मतलब डीएस 1 नहीं है। एक ही ऑप्शन 3 है जिसका डीएस 1 है। मतलब आप समय को यहाँ पे सेव कर रहे हैं। ये छोटे छोटे लॉजिक अगर आपको पता है, छोटा छोटा ट्रिक आपको पता है, तो आप दूसरों से अपना 5 सेकंड 10 सेकंड पेपर में बचा रहे हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अगर अंकित मूल्य दिया गया है और इस पे ये 2 तरह की छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। नहीं, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना कम है ये बताना। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना कम है, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे पहले जो हमारा अंकित मूल्य होता है और ये जो विक्रय मूल्य होता है, अभी विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना कम है,
तो आप बोलेंगे इसके बीच में जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट ही बताएगा कि ये कितना कम है। यानी अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना कम है, इसका मतलब कि हमसे डिस्काउंट पूछ रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? डिस्काउंट है। तो सिंपली हमें डिस्काउंट यहां पे पता करना है। तो ये दो डिस्काउंट के बदले एक डिस्काउंट क्या होगा? तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक्स प्लस वाई करेंगे 20 होगा, गुना करेंगे 75। तो 75 को 20 में से माइनस कीजिएगा, 100 से डिवाइड करके तो 19.25% आएगा। तो यानी हमें जो मिला 19.25% डिस्काउंट मिला। इन दो डिस्काउंट के बदले एक डिस्काउंट। हमने क्या करा? एक्स प्लस वाई यानी 5 प्लस में 15, अब माइनस में दोनों को गुना करेंगे 75 और 100 से डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब 20 में से जब इसको माइनस करेंगे तो 19.25 मिलेगा। तो इतने परसेंट का हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है मेरे भाई? इतने परसेंट का हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। यही डिस्काउंट हमें पता करना है। किस पे मिलेगा डिस्काउंट? इस 1200 पे। ये 1200 पे, तो 1200 का हमें इतना परसेंट निकालना है। मेरे भाई ध्यान देना, समझना, ऐसे सवालों की कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका क्या होता है समझो। पहले हम पहले क्या करेंगे? 1200 का पहले हम 19% निकाल लेंगे। देखिए हमें 1200 का पहले हम 19% निकाल लेते हैं आसान करने के लिए। तो पहले 1200 का 1% क्या होगा? 12 होगा। 1200 का 1% क्या होगा? 12 होगा। 19% क्या होगा? तो 19 से गुना कर दीजिए। तो 19 दूनी क्या हो गया? 38 हो गया। और 19 में 3 को ऐड करेंगे तो 22 हो गया। यानी हमने 19% निकाल दिया। 1200 का हमने 19% निकाल दिया। अब बचा कितना? 0.25%। 0.25%। 0.25% का मतलब क्या है? 1% का चौथा हिस्सा। 0.25% का मतलब क्या होता है? 1% का चौथा हिस्सा। तो इसका 1% क्या आएगा? 12 आएगा। 12 का चौथा हिस्सा क्या आएगा? 3 आएगा। 12 में 1% में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। यानी हमें 3 इसमें और बढ़ा देना होगा। ये हो गया 19% और ये हो गया 0.25%। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। 228 में 3 को जोड़िएगा तो 231, यानी ऑप्शन ए आपका जवाब होगा। मेरे भाई कैलकुलेशन को कैसे हम आसान करें, नहीं तो फिर हमें मल्टीप्लाई करेंगे ज्यादा तो टाइम ज्यादा लगेगा। हमने पहले इसका 19% निकाला तो हमें 238 मिला। अब हमें पता है कि बच गया 0.25%। 0.25% हमेशा हमें पता है कि 1% का चौथा हिस्सा है और इसका 1% 12 है। 12 का चौथा हिस्सा 3 होगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे मतलब इतने परसेंट की वैल्यू मिल गई हमें। तो हमारा आंसर क्या होगा? 231 होगा। अगले प्रश्न पे आइए मेरे भाई, इसका जवाब दीजिए इस सवाल को। चलिए मेरे भाई इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए यहां पे कह रहा है कि दो अलग अलग योजनाओं में 2 वर्ष के लिए 25,000 का निवेश किया गया। यानी एक जगह भी आपने 25,000 दिया, दूसरी जगह भी 25,000 दिया, और एक जगह 8% प्रति वर्ष है चक्रवृद्धि ब्याज पे और एक जगह आपको 6% है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो बताइए कि दोनों योजनाओं में अंतर, ब्याज में अंतर कितना होगा। तो दोनों के सीआई में अंतर हमें पता करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? पहले हम 8% अगर 2 साल मिलेगा तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 फॉर्मूला लगाएंगे। तो 8 8 16 हो जाएगा। तो 16.864 6-4% इतना ब्याज मिलेगा पहले जगह से। दूसरी जगह से कितना मिलेगा? 6 6 12 12.6 36 इतना परसेंट। अभी दोनों जगह चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। अब इसके बीच का अंतर हमसे पता करना है। अब अंतर निकालने के लिए इसका डिफरेंस निकालिए। तो अब 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे भाई आपके पास 4 हो जाएगा। यानी इतने परसेंट का हमें अंतर मिलेगा। दोनों के ब्याज में इतने परसेंट का अंतर होगा। अभी अंतर हम किसका निकालेंगे? तो मूलधन का, क्योंकि मूलधन दोनों का सेम है। तो 25,000 का इतना परसेंट निकाल दीजिए। कितने का मेरे भाई? 25,000, 2500 का नहीं 25,000 का। 25,000 का हमें क्या करना है? इतना परसेंट निकालना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर अगर हम देखें इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 2 जीरो कटेगा। अब यहाँ पे 2 जीरो कटेगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा? 100 आएगा। 100 आएगा, ठीक है। 1 जीरो से मेरे भाई 1 जीरो कटेगा। 5 से कीजिएगा तो 5 बार में जाएगा, 5 से कीजिएगा 2 बार में जाएगा। अगर 2 से कीजिएगा मेरे भाई तो 1 हो जाए, 2 से कीजिएगा 2 बार में जाएगा, 1 हो जाएगा 4 होगा। अब 5 से इसमें गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 1000, 14 25 70, 1070। 1000 क्या आएगा मेरे भाई? 70 आएगा। 1070 यानी ऑप्शन ए आपका जवाब होगा। 214 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो 1070 आएगा।
यानी ऑप्शन 1 आपके सवाल का जवाब। ये बात समझ में आ रही है? चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपने देखा होगा इधर 2024 और 25 में जितने भी पेपर हुए या 2022 में जो पेपर हुआ है ग्रुप डी का, लगभग हर शिफ्ट में इसे टाइप का सवाल पूछा गया। ये इतना पॉपुलर सवाल है कि उसमें 2022 में भी पूछा गया था लगभग हर शिफ्ट में इस तरह का सवाल, और इधर 24-25 में जितने पेपर हुए हैं, चाहे एनटीपीसी का हुआ हो, सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का, जो भी पेपर हुआ हो रेलवे का इन 2 सालों में, सब में इस टाइप का सवाल देखने को मिला है। अब इस टाइप के सवालों को करने का एक बेसिक तरीका तो हमें पता है कि इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, बट कई सारे सवालों में हमें कुछ लॉजिक दिया होता है, उस लॉजिक से हम बिना इक्वेशन के भी सवाल को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम हर समय बेसिक तरीका ट्राई नहीं करेंगे, हम पहले देखेंगे क्या कुछ दिमाग लगा करके हम इन सवालों को जल्दी बना सकते हैं। जब लगेगा कि नहीं कोई उपाय नहीं लग रहा है तो हम बेसिक तरीका ट्राई करेंगे, बट बेसिक तरीके में समय लगता है। 2 इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर वहां पे समय लगता है। तो बेसिक तरीका तो आपको आना ही चाहिए ऐसे सवालों का, बट कुछ और भी लॉजिक्स आपको पता होना चाहिए जिससे हम कई दफा सवाल को आसान कर जाते हैं। चलिए देखते हैं कितने बालक हैं जो इसका जवाब देते हैं। सर डिजिटल सम के टॉपिक पर एक वीडियो रिकॉर्डेड डाल दीजिए। देखिए आप थोड़ा सा आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए, 5-6 दिन कंटिन्यू कीजिएगा ना, तो आपको डिजिटल सम बड़ा आसान चीज होता है, आपको समझ आने लगेगा कैसे लगाते हैं। ठीक है, या अगर आप डिजिटल सम के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो तो थोड़ा सा आप किसी भी टीचर का वीडियो सर्च कीजिएगा डिजिटल सम, तो आपको मिल जाएगा। डिजिटल सम के आप बेसिक एक लेक्चर देख लीजिए 10-15 मिनट का, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी कैसे क्वेश्चन में लगाते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताते जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी उस पर भी मैं आपके लिए बाद में वीडियो बना करके जरूर डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप जो है एग्जाम देने जा रहे हैं, डीएस के बारे में, डिजिटल सम के बारे में आइडिया नहीं है, तो आप किसी का 10-5 मिनट का वीडियो देख लीजिए, बेसिक आइडिया लग जाएगा। और बाकी क्वेश्चन में मैं यूज करा ही रहा हूँ, क्वेश्चन में उसको यूज करने आपको आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत 130 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई 4 पेन और प्लस में 5 नोटबुक की कीमत कितनी है? 130 रुपीज है। ठीक है मेरे भाई, और फिर कह रहा है कि अगर पेन की कीमत में 25% बढ़ा दिया जाए और नोटबुक की कीमत में 20% कम कर दिया जाए तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत 82 रुपया हो जाती है। तो 1 पेन और 2 नोटबुक की मूल कीमत क्या होगी? यानी जो हमसे पूछा जा रहा है वो 1 पेन और प्लस में 2 नोटबुक का ओरिजिनल प्राइस पूछा जा रहा है। ये हमसे पूछा जा रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस पे सवाल है और ये हमसे ये पूछा जा रहा है। तो हम एक काम करेंगे, हमसे 1 पेन और 2 नोटबुक का कीमत पूछा जा रहा है, तो हम क्या यहाँ पे 1 पेन बना सकते हैं क्या, या 2 नोटबुक बना सकते हैं क्या? हम देखें से 1 पेन तो बना सकते हैं। अगर हम दोनों साइड में 4 से डिवाइड कर दें, इधर भी 4 से डिवाइड कर दे, इधर भी 4 से डिवाइड कर दे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पी बचेगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, इतना नोटबुक हो जाएगा। अब बराबर में 4 से करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पचे 20 हो जाएगा, 32.5 आएगा। तो हमने देखा कि 1 पेन और 1.25 नोटबुक का कीमत 32.5 होगा। ठीक है, लेकिन हमें जो पता करना है वो हमें 1 पेन आप प्लस में 1 पेन तो यहां पे है, बट 2 नोटबुक का कीमत हमें पता करना है, 2 नोटबुक का कीमत, बट यहाँ पे 1.25 नोटबुक का कीमत, यानी हमें इतना पता चल रहा है कि हमारा जो ये वैल्यू होगा इससे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 पेन है, यहाँ पे भी 1 पेन है, यहाँ भी 1 पेन है, बट यहाँ पे 1.25 नोटबुक है, यहाँ पे 2 नोटबुक है, यहाँ पे नोटबुक ज्यादा है। तो हमारा जो ये वाला जो आंसर यहाँ पे जो आंसर आएगा वो इससे बड़ा है। ये हमें कंफर्म हो गया कि हमारा जो आंसर आएगा वो इससे बड़ा आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 32.5 से बड़ा इस ऑप्शन में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है। देखिए यहां पे हमें सवाल सॉल्व करना भी नहीं पड़ा। अगर थोड़ा सा हमने दिमाग लगा दिया, सोचने का तरीका थोड़ा हमने बदल दिया, तो हमने आंसर को देखा कि आंसर बड़े आराम से मिल गया। तो ऐसे सवालों में आपको ये सब तरीका पता होना चाहिए कि क्या हम इन तरीका को लगा करके सवाल को बना सकते हैं। कई दफा ये लग जाता है, कई दफा नहीं लगता है। जब नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, वहीं बेसिक तरीके से 2 इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, बट जिस पे ये लग जाता है वहां पे हमारा समय बहुत ज्यादा बच जाता है, क्योंकि ऐसे सवालों में बेसिक तरीके से थोड़ा समय लगता ही है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को हम डील करेंगे। इस पे एक और सवाल में भी मेरे पास होगा, मैं एक सेकंड देखता हूं।
और मैं वो भी सवाल आपको कराता हूं। इस टाइप का एक और सवाल अभी हम लोगों ने इस पे रखा हुआ है, 1 सेकंड हम देखते हैं, उसे अभी ही करा देते हैं। चलिए एक सवाल हमारे पास और है, लीजिए ये सवाल बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। यहाँ पे बताइए इसका जवाब क्या होगा। ये भी आपके पेपर में ही पूछा गया सवाल है, इसमें आप क्या करेंगे, बनाइए। चलिए मेरे भाई इस सवाल का जवाब दिया गया है कि 2 बैग और 8 पेन का कुल कीमत 505 है, 10 बैग और 10 पेन का कुल कीमत इतना है 1310। तो 8 बैग और 8 पेन की कीमत, 8 बैग का कीमत 8 पेन की कीमत से कितना अधिक है। देखिए 8 बैग की कीमत हमसे क्या पूछ रहा है, 8 बैग की कीमत 8 पेन की कीमत से कितना अधिक है। तो 8 बैग की कीमत 8 पेन की कीमत से कितना अधिक है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। 8 बैग की कीमत 8 पेन से कितना अधिक है, मतलब डिफरेंस पूछ रहा है। तो जब हमसे डिफरेंस पूछ रहा है मेरे भाई, तो मेरे भाई हमें पता है कि 8 तो दोनों में है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। यानी हमारा जो आंसर होगा, हमें पता चल गया कि 8 का मल्टीपल होगा, हमारा जो आंसर होगा 8 का मल्टीपल होगा। अब हम देखेंगे क्या ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन है क्या जो 8 का मल्टीपल है, तो हमें पूरा सवाल बनाना नहीं पड़ेगा। तो अगर हम ऐसे देखें, अब देखिए 8 से कोई संख्या कब कटेगी, ये पता करने का आसान तरीका क्या होता है कि तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कौन सा डिजिट है। तो तीसरे नंबर पर हम देखेंगे सम संख्या है, अगर सम संख्या है तो बस लास्ट के 2 डिजिट को 8 से डिवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए तीसरे नंबर पर विषम संख्या होती तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 माइनस करके 8 से डिवाइड करते। तो यहां पे तीसरे नंबर पे सम संख्या है, तो बस लास्ट के 2 डिजिट को चेक कीजिए, क्या 8 से कटेगा, ये 8 से नहीं कटेगा। क्या ये 8 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। क्या ये 8 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये आंसर हो सकता है। ये 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। यानी ऑप्शन सी आपके सवाल का जवाब। ऑप्शन सी क्या होगा मेरे भाई, आपके सवाल का सही जवाब। तो ऐसे लॉजिक, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, तभी आप पेपर में जल्दी सवालों को कर पाएंगे। अभी हम लोग पीछे आ जाते हैं, जो हमने सवाल छोड़ा था उसको भी ले लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए मेरे दोस्त इस सवाल को बनाइए। दिया गया है कि, अब देखिए ये भी सवाल बहुत ज्यादा रिपीटेड सवाल, मैंने वो सवाल लिए हुए हैं जो आपके पेपर में आना ही आना है, मतलब ऐसे सवाल जो आएगा ही आएगा, बट डेटा आपको अलग दिखेगा, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल आपको पेपर में मिलेगा। वैसे एंड मोमेंट में सवाल कराया जा रहा है जो ज्यादा रिपीटेड है, जो आने की पॉसिबिलिटी 80% 90% है कि ऐसा सवाल आएगा ही आएगा। चलिए मेरे भाई कह रहा है कि x जो है ये y टू द पावर 3 - 1 के व्युत्क्रमानुपाती। बस हमें क्या देखना होता है कि व्युत्क्रमानुपाती है कि समानुपाती है। यहाँ पे डायरेक्टली इनवर्स, मतलब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका पता होना चाहिए। लिखने का तरीका होता है कि आप यहाँ पे x1 लिखिए, अब बटे में x2 लिखिए। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अब उल्टा करना है। उल्टा का मतलब समझिएगा, जैसे 1 से 2 हम गए तो हम 2 से 1 आएंगे, 2 से 1 आएंगे। अगर ये समानुपाती होता तो ये 1 2 तो इधर भी 1 2, इधर 1 2 तो इधर भी 1 2। तो हमें ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इसका उल्टा करना। ये 1 से 2 गए, इधर 2 से 1 आएंगे। तो आइए हम यहां पे आते हैं, ये y3 माइनस y1 है, और यहाँ पे y3 माइनस y1 है, लिख दिया हमने। अब हमें आना क्या है, 2 से 1 आना है, तो यहाँ पे y2 लिखिए और यहाँ पे y1 लिखिए। y2 का क्यूब माइनस 1, y1 का क्यूब माइनस 1। ये लिखने का तरीका अगर आपको पता है ना, तो ऐसे सवालों को आप सभी बच्चों से जल्दी बनाइएगा। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेशन लिखा कैसे जाता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया। अब वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, y1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, x1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, y2 हो गया। हमसे पूछा क्या, x2 पूछा है। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप बोलेंगे सर x1 कितना दिया गया, 6 दिया गया है। x1 कितना दिया गया, 6 दिया गया। x2 कितना दिया गया, तो हमसे पूछा ही गया x2। y2 कितना दिया गया, तो y2 आपको 8 दिया गया है। तो 8 का क्यूब कर दीजिए 512, 512 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 511 आएगा। y1 कितना दिया गया, 4 दिया गया। 4 का क्यूब कीजिए 64,
और 64 में से 1 माइनस कीजिए तो 63 आ जाएगा। अब यहां से x2 निकालना है तो इन दोनों को गुना करके और इससे डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों को गुना कीजिएगा, 6 का 18 हो जाएगा। या कुछ कटने वाला है तो पहले कटा दीजिए। यहां पे हम देख रहे हैं कि सर ये कटेगा, 6 से कट जाएगा। अगर हम देख रहे हैं कि 6 से यहाँ पे 5 6 7 हो जाएगा, तो अगर हम देखें 6 से तो नहीं कटेगा, 7 से कट सकता है। 7 से करेंगे, 7 9 63 हो जाएगा, 7 7 49 होगा, 7 त्रिका 21 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब हो जाएगा 6 9 54 हो जाएगा और बटे में 73 हो जाएगा, बटे में 73। ये x2 की वैल्यू आ गई 54 बटे में 73, 54 बटे में 73, यानी ऑप्शन 4 आपका जवाब। ऑप्शन 4 क्या होगा आपका जवाब। मेरे दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में भर भर के पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है और इस बार भी इस पे सवाल आएगा। बस इसमें ध्यान क्या देना होता है, ये रिलेशन लिखने आना चाहिए। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो इधर हम 1 से 2 आए तो इधर 2 से 1 जाएंगे। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, सब कुछ सेम होता, बस यहाँ पे देता कि समानुपाती है, तो हम यहाँ पे लिखते y1, यहाँ पे y2 लिखते, यहाँ पे y1 लिखते, यहाँ पे y2 लिखते, बस इतना ही का फर्क होता। ठीक है, तो इसे समझिएगा। चलिए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं। इससे बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। देखिए 41 से विभाज्य है। 41 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी, इसका ट्रिक क्या होता है, इसमें से -1 कीजिए तो यहाँ पे 40 बनेगा। अब ये 40 में सेकंड डिजिट 4 है, अब 4 में क्या करेंगे, लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौका 28। अब 28 को माइनस है तो रिमेनिंग में से माइनस करेंगे। ये माइनस हमें बताता है कि आपको माइनस का काम करना है, तो 7 चौका 28, 28 को रिमेनिंग में से माइनस करेंगे। रिमेनिंग क्या है, तो आप बोलेंगे सर 853 है। 7 को छोड़ देने पे 853 रिमेनिंग संख्या है। इसमें से 7 चौका 28 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस कीजिएगा तो 13 में से 8 जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी 4 से, हमेशा इसी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग में से माइनस करेंगे। 4 पचे 20, 20 को इसमें से माइनस कीजिए, 2 हो गया और 6 हो गया। ये 62 41 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये 41 से नहीं कटेगा। सेम काम अब आगे करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा। अब ये 743 में से, 743 में से हम 4 को माइनस करेंगे, तो माइनस कीजिएगा, 13 में से 4 गया, 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया। फिर इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 से, 4 9 36, 36 को इसमें से माइनस करेंगे। 13 में से 6 गया, यहाँ पे 7 हो जाएगा और 6 में से 3 गया, 3 हो गया, ये 37, 37 41 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब आइए हम थर्ड वाले को चेक करते हैं। इसमें हम फिर गुना करेंगे 4 से, 4 पचे 20, 20 इसमें से माइनस करेंगे, 799 में से हम 20 माइनस करेंगे, माइनस कीजिएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 4 9 36, 36 को माइनस करेंगे, 1 और ये 4, 41, क्या 41 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक हमें पता होना चाहिए ऐसे सवालों में। अगर नहीं पता रहेगा तो आप जो है गलतियां करेंगे और ऐसे सवाल आपसे कैलकुलेटिव हो जाएंगे, लगेगा कि एग्जाम में आपको समय ज़्यादा लग रहा है। ये बात अगर समझ में आई हो तो कमेंट करके बता दीजिए। चलिए मेरे भाई अब अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये तो 7 से नहीं कटने वाला, इसको हटा ही दीजिए। उसके बाद हम चाहे तो डायरेक्ट भी 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं, डायरेक्ट भी 7 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे नंबर यहाँ पे हैं, मगर ट्रिक भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट करेंगे 7 से डिवाइड तो ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 दूनी 14 और 14 के बाद में 5 बचेगा, तो ये नहीं कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा। 7 7 दूनी 14, 14 के बाद में 3 बचेगा, 7 पचे 25, 7 से कट जाएगा। अब एक मिल गया हमें, तो यही आंसर होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो यहाँ पे आसान सा सवाल है, तो यहाँ पे कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। जब सिंपल सवाल हो, सिंपल तरीके से हो जाए तो कर लीजिए, बट यहाँ पे ट्रिक हम क्या बना सकते हैं, 7 में अगर हम 3 से गुना कर दें तो ये 21 हो जाएगा। अब 21 से हम 20 बना सकते हैं 1 माइनस करके। अब हम लास्ट डिजिट में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और माइनस करेंगे, जो हमने पहले किया था। जैसे 41 से हमने चेक किया था, वैसे अब हम ये चेक करेंगे। तो ये भी लॉजिक हम लगा सकते हैं। जैसे हम इसको चेक कर लेते हैं, इसके लास्ट डिजिट में हम 2 से गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10, अब 10 को 87 में से माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे 77 आएगा। अभी 77 क्या 7 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा,
मतलब यही आंसर होगा। तो ट्रिक भी हम बना सकते थे अगर यहाँ पे डेटा थोड़ा डिफिकल्ट होता तब। अगर डिफिकल्ट नहीं है तो बेसिक लॉजिक से भी आप करके निकल सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं। ये तो हो गया था हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, इसका जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 34% का लाभ होने की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री यानी सेलिंग प्राइस अगर इतनी है तो लाभ क्या होगा। मेरे भाई अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3417 दिया गया है तो ये सेलिंग प्राइस है, मतलब विक्रय मूल्य है। तो अगर लाभ 34% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा 134%। तो ये जो वैल्यू है वो 134% की वैल्यू है, विक्रय मूल्य है। और हमसे लाभ पूछ रहा है, मतलब इस 34% की वैल्यू पूछ रहा है, 34% की वैल्यू। तो अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि सर ये 2 से कटेगा, 2 से 6 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 2 से करेंगे 17 बार में जाएगा। अब इससे कटेगा ही कटेगा, बिना कटे तो सवाल बन नहीं सकता है। तो कटेगा तो कितनी बार में जाएगा 6 5 30, 5 बार में चला जाएगा। और इकाई अंक हमें 7 मैच करना है तो हमें यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। यानी इससे ये कितनी बार में कटेगा 51 बार में कटेगा। अब 17 एकम 17 हो जाएगा, 17 पचे 85 और 1 86 हो जाएगा, यानी 867 यानी ऑप्शन बी। तो यहाँ पे कितनी बार में कटेगा अपने आप लॉजिक क्वेश्चन में ही दिया रहता है, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस करने पे ही हो पाएगा कि आप उसमें छुपे लॉजिक को भी देख सकें और आपको आइडिया लग सके कि ये यही होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। चलिए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे। यहां पे कह रहा है कि किरण ने 2 साल के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज पर इतने की राशि उधार ली। यदि उसने अवधि के अंत में x% प्रति वर्ष के दर पर 4000 का ब्याज चुकाया तो x का मान क्या होगा आपको बताना है। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल है, बहुत ही सिंपल सा ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए। चलिए मेरे भाई जल्दी बताएं। देखिए अगर आपको 2 साल में 4000 ब्याज मिला तो 1 साल में 2000 मिलेगा। तो 1 साल में 2000 जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज किस पे मिल रहा है, इसी मूलधन पे 16000 पे। 16000 पे आपको 2000 का ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज का दर पता करना है तो इसमें 100 से गुना कर दीजिए, ब्याज का दर मिल गया। ब्याज का दर मिल गया। आपको पता है कि सर 1/8 है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। अगले प्रश्न पे, जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 10% प्रति वर्ष की दर से इतना है तो मूलधन क्या होगा। देखिए इस सवाल को भी करने का कई तरीका हमारे पास है। एक तरीका हमारे पास ये है कि सर हम एक काम कर सकते हैं, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अगर इस नीचे वाले को हम x मान लें, तो जो डिफरेंस होगा, जो 3 साल के CISI का डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस हो जाता है 3x अब प्लस में 1 हो जाता है। और जो मूलधन होता है वो x का क्यूब होता है, x का क्यूब होता है। मूलधन क्या होता है मेरे भाई, x का क्यूब होता है। ये बस याद रखिएगा। तो आपका डिफरेंस 3 साल के CISI का डिफरेंस ये हो गया था। डिफरेंस अगर निकालना है तो x की जगह पे 10 है, 10 से 30 1 31, ये कितना आ गया मेरे भाई, ये 31 आ गया। और ये कितना हो जाएगा x क्यूब, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो गया। अगर मूलधन इतना है तो डिफरेंस इतना होगा, मूलधन अगर इतना है तो डिफरेंस इतना होगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया, डिफरेंस दिया गया है। हमारे क्वेश्चन में डिफरेंस 186 दिया गया है। तो ये कंपेयर कर दीजिए, इसकी वैल्यू 186 है, मतलब ये इससे कितना गुना है मेरे भाई, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो अगर हमें मूलधन चाहिए तो इसमें 6 से गुना कर दीजिए, 6 से गुना कीजिएगा 6000 होगा। 6000 यानी ऑप्शन बी आपका जवाब। तो ये बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, ऐसे आप कर सकते हैं। या आप यहाँ पे गोल्डन रेशियो भी लगा सकते हैं। गोल्डन रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है। ये होता है 3:1 होता है मेरे भाई। तो पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, जैसे कि हमारा जो मूलधन है, मूलधन को हम पहले कुछ मान लेंगे। तो मूलधन को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 10 का 3 साल की बात हुई, 10 का क्यूब करेंगे तो हमने मूलधन को 1000 मान लिया। इस 10 का क्यूब कर देंगे तो मूलधन हमने 1000 मान लिया। तो मेरे भाई जब 1000 हमने इसको माना तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका हम पहले निकालेंगे 10% गोल्डन रेशियो में। तो इसका 10% क्या आएगा मेरे भाई, 100 आएगा।
100 आएगा मेरे भाई, तो यहां पे हम क्या करेंगे 100 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे इसका 10% निकालेंगे तो 10 आएगा। फिर हम क्या इसका 10% निकालेंगे तो 1 आएगा। अब हमें यहां पे जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये हमें डिफरेंस देता है 3 साल के CISI का डिफरेंस। अब ये कैसे मिलेगा, 10 3 30 और 1 31 हो जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे 30 और ये 31, तो ये डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया 31। लेकिन ये रियल में 31 नहीं है, ये रियल में कितना है मेरे भाई 186 है। तो इसका ये कितना गुना है मेरे भाई 6 गुना है। तो हमें मूलधन चाहिए, मूलधन चाहिए मतलब इसका 6 गुना करना होगा, 6 गुना करेंगे तो 6000 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच के बना सकते हैं। दोनों बस लिखने का दो अलग अलग तरीका है, बट बातें दोनों में सेम ही है। इसके बाद एक और तरीका आपके पास क्या आता है कि हम फॉर्मूला याद रखें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट उन सबसे आसान यही तरीका होता है। इन दोनों में से कोई भी एक तरीका से करके आप निकल सकते हैं। ये बात समझ में आई। तो ये जो पॉइंट है, ये जो जगह है, ये यहां से यहां तक, ये हमें डिफरेंस देता है। ये हमें क्या देता है डिफरेंस, कितना CI और SI का, CI और SI का डिफरेंस देता है 3 साल का। ये डिफरेंस कितना आया 31 आया, और कंपेयर कर दिया 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, 6 से गुना कर दिया, रियल में मूलधन क्या हो गया 6000 हो गया। अगले प्रश्न पे आइए, इसका जवाब। मेरे भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो इन तीनों से विभाज्य है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग जो तीनों से विभाज्य है। तो सबसे पहले काम करते हैं, ऐसे सवालों में हम कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जिससे हम चेक करते हैं कि कितनी संख्याएं जो उससे कट रही है। तो हम 27 से चेक कर सकते हैं, ज्यादा आसान है, इससे चेक कर लीजिए। 72 का मतलब होता है 8 और 9। जो संख्या 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, वो 72 से कटेगी। अब 8 से चेक करने का मैंने तरीका आपको बता रखा है कि 8 से कोई संख्या चेक करनी हो तो तीसरे नंबर की डिजिट देखिए। तीसरे नंबर पे अगर सम संख्या है तो लास्ट के 2 डिजिट को बस कटाइए 8 से। तो ये तीसरे नंबर पे सम संख्या है, ये 8 से कटेगा, लास्ट का 2 डिजिट बिल्कुल कटेगा, तो ये आंसर हो सकता है। ये लास्ट का 2 डिजिट 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब ये तीसरे नंबर पे विषम संख्या, तो विषम संख्या, तो इसमें से 4 माइनस करके कटाइए। तो इसमें से 4 माइनस कीजिएगा 65, 65 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये 8 से नहीं कट रहा है। इसमें से 4 माइनस कीजिए 52, 52 कटेगा 8 से, नहीं कटेगा, ये भी पॉसिबल नहीं। तो तीसरे नंबर पे विषम संख्या है तो 4 माइनस कर देंगे लास्ट 2 डिजिट में से। तो हमने देखा कि 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया जो 8 से नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन है जो 8 से कट रहा है। जब 3 एलिमिनेट हो गए, 3 आंसर नहीं हो सकता है, तो एक ही बचा, तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। 3 तो हमारे पास एलिमिनेट हो गया, एक ही बचा, तो वही आपका जवाब होगा। तो इस तरीके से ऐसे सवाल बड़े आराम से बनते हैं और आसान हो जाते हैं। वह न्यूनतम घन संख्या कौन सी है जो 72, 108 और 300 से विभाज्य है? 72, 108 और 300 से विभाज्य है, बताइए। तो यहां पे भी हम वही तरीका लगाएंगे जो हमने अभी इसके पहले लगाया। पहले हम देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि घन संख्या के बारे में बात की जा रही है। इसके पहले वर्ग की बात की गई थी, अभी घन की बात की जा रही है। तो सबसे पहले देखिए इन तीनों में से चेक करना ज्यादा आसान कौन है, इसी से 72 से 8 और 9। जो 8 और 9 से कटेगी पहले उसको चेक करेंगे, कौन सी संख्या जो 8 और 9 से कट रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 71, 71 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अभी देखिए यहाँ पे ये लास्ट में 3 जीरो थी तो 8 से कटेगा ही कटेगा, तो ये 8 से कटेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो है, तो यहाँ पे भी हमारा ये क्या हो रहा है 8 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट में 3 अंक को चेक कर लीजिए, ये भी 8 से कट रहा है और ये 8 से कट रहा है क्या। तो आप बोलेंगे सर ये संख्या 8 से हमारी जो है, अगर हम देखें तो ये संख्या 8 से करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 8 5 40, ये 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है। एक ही ऑप्शन है जो 8 से नहीं कट रहा है। तो अब देखिए तीनों ऑप्शन 8 से कट रहा है। अभी तीनों में से देखिए कौन ऐसी संख्या है जो 9 से भी कट रही है। तो आप बोलेंगे सर 9 से तो ये कट रहा है, अंकों का सम 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, 6 2 8 1 9, ये भी 9 से कट रहा है, तीनों ऑप्शन 9 से भी कट रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए ये 27, 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, और ये 1000 है मतलब 10 का क्यूब है, ये तो क्यूब संख्या है। अगर हम इसको देखें 54 का मतलब 27 दूनी 54, 27 का मतलब 3 का क्यूब, 1 2 बच गया और ये 2 जीरो बच गया,
ये क्यूब संख्या नहीं है। क्यूब संख्या के लिए क्या होना चाहिए, जो प्राइम नंबर है उसका पावर 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो पावर 3 वाला कॉम्बिनेशन बन जा रहा है, बट यहाँ पे पावर 3 वाला कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। हमें किसी भी संख्या का पावर 3 कॉम्बिनेशन बनाना होता है, पावर 3 में सेट करना होता है। ये तो सेट हो गया, ये नहीं हो रहा तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 216 का मतलब होता है 6 का क्यूब, और इंटू में 100 बच गया, ये तो किसी का क्यूब है नहीं 100, तो ये भी संख्या क्यूब संख्या नहीं है। तो हमें पता चलेगा कि एक ही संख्या जो क्यूब है, यही आपका आंसर होगा। यही क्या होगा मेरे भाई, आपका आंसर होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, देखिए समझिए। तो हमने क्या किया, एक ही नंबर को लिया, 72 से हमें पता चल गया कि आंसर कौन सा होगा। तो ऐसे हमें सोचना पड़ेगा ऐसे सवालों में, तभी हम इन सवालों को जल्दी एग्जाम में कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 और 8 से विभाज्य है। तो हम दोनों में आसान 8 है, 8 से पहले चेक करके देख लेते हैं। तो 8 से देखेंगे, तीसरे नंबर पे विषम संख्या है, 4 माइनस करेंगे तो 8 से नहीं कटेगी, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सम संख्या है, तो लास्ट के 2 डिजिट को 8 से काटेंगे तो नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। अब ये विषम सम संख्या है, तो लास्ट के 2 डिजिट को 8 से काटेंगे, कट रहा है, ये हो सकता है आंसर। विषम संख्या है, 4 माइनस करेंगे 66, 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो 8 से कट रहा है, जो ऑप्शन सी है, तो यही जवाब होगा। ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो देखिए कैसे हम सवालों को आसान कर सकते हैं, ये तरीका आपको समझना होगा। कोई संख्या 8 से कब कटती है, इसका आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। इन तरीकों से आप सवालों को बड़े आराम से डील कर सकते हैं। एक बार हाँ या ना कमेंट करके बताइए, समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले प्रश्न पे। एक और संख्या हमारे पास, अब इसको बताना है कि ये किस संख्या से विभाज्य है। तो आपको एक चीज पता है कि सर यहाँ पे आपका पावर जो है, जैसे कि कुछ इस तरह कॉम्बिनेशन है, ए के पावर n है मेरे भाई, और बी के पावर में क्या n है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर a का क्यूब हो और b का क्यूब हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होता है, और इंटू में होता है ए स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, और माइनस में ए बी होता है। मतलब इसका एक फैक्टर a प्लस बी होता है, यानी ये संख्या a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन कब, जब पावर में विषम संख्या है, पावर में क्या है, विषम संख्या, और यहाँ भी पावर में विषम संख्या है। तो हम ट्रिक बना सकते हैं कि अगर n जो है ऑड नंबर है, n अगर ऑड नंबर है, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, इसका एक फैक्टर, ये संख्या जो है ये किससे डिवाइड हो सकती है, तो a प्लस बी से डिवाइड हो सकती है। इसका एक फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी इसको डिवाइड कर देगा। तो अगर हम इसका a प्लस बी निकाले तो a 41 है और b क्या है, 43 है। 41 और 43 को जोड़ेंगे तो 84 होगा। तो a प्लस बी हमें 84 मिल रहा है, यानी ये संख्या जो 84 से डिवाइड हो जाएगी, और ऑप्शन में 84 दिया भी गया है, ऑप्शन ए आपका जवाब होगा। तो याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे ऑड नंबर है, अगर n जो है ऑड नंबर है, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी होगा। a प्लस बी क्या करेगा, इस संख्या को डिवाइड कर देगा। तो इस संख्या को डिवाइड करेगा a प्लस बी, और a प्लस बी क्या आ रहा है, 84 आ रहा है, मतलब 84 जो है इसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल यहीं पे कंप्लीट होता है। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एंड मोमेंट में वैसे सवाल, वैसे कॉन्सेप्ट, वैसे ट्रिक आपको कराए जा रहे हैं जिसके आने की पॉसिबिलिटी मतलब मैक्सिमम है 80%, 90%। ये ऐसे सवाल पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जो तरीका बताया गया उसे आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, अपने स्पीड को बढ़ाइए, अपने कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को सही कीजिए, फिर पेपर दीजिए, आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। चलिए मेरे दोस्त हम लोग फिर मिले।